गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे NLM यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। NLM का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ये हमने कंप्लीट पढ़ लिया। यानी कि इनके जो थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो हमने कंप्लीट इनका कर लिया। थ्योरी का पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब इसके बाद में और इन पर बेस्ड जो आपके कॉन्सेप्ट थे, मोमेंटम वाला या इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो भी हमने सब कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नंबर आता है इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में इन पर बेस्ड हमारे पास में जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं बेटा आपके एक टॉपिक FBD पर, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? FBD। जितनी हम लोग मैक्सिमम FBD पढ़ सकेंगे उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ब्लॉक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एक ऐसा डायग्राम शो करो जिसमें उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप शो कर सकें या दिखा सकें। किसी भी ब्लॉक का ऐसा डायग्राम बनाओ जिस डायग्राम में उस ब्लॉक पर लगने वाले सभी बलों को प्रदर्शित किया जाए, ऑल फोर्सेस को उसके ऊपर या एक्टिंग ऑल फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाए, वो डायग्राम इसका क्या होगा? FBD होगा। ठीक है, अब मेनली हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो बेटा 4 टाइप के फोर्सेज आपके पास आते हैं। कितने टाइप के फोर्सेज हैं? 4 टाइप के हैं। मेन जो है वो आपके पास में 4 टाइप के हैं। फिर जैसे जैसे FBD आता जाएगा वैसे हम लोग देखते जाएंगे। पहला जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वो कौन सा आता है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि कोई भी अगर आपके पास ब्लॉक है इस तरीके से रखा हुआ होगा या हैंग हो रखा होगा, तो इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कहाँ पर अप्लाई होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे, इसके डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू तो हो गई हमेशा mg। मास अगर m1 है तो m1g ले लेंगे, m2 है तो m2g ले लेंगे, जो भी है एज इट इज। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि इसके डायरेक्शन क्या होती है बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से अप्लाई होगी। सेकंड आपके पास में आता है नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर यही ब्लॉक m मास का ये ब्लॉक अगर किसी सरफेस पर रखा रहता, इस तरीके से किसी सरफेस पर रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक अगर सरफेस पर अप्लाई करेगा mg, तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये सरफेस भी ब्लॉक के ऊपर क्या अप्लाई करेगी? एक फोर्स अप्लाई करेगी जो mg के इक्वल ही रहेगा। मैग्नीट्यूड तो इसका इक्वल ही रहेगा, बट डायरेक्शन उसकी क्या होगी? इसके अपोजिट होगी। तो अभी इस केस में डायरेक्शन कहाँ पर होगी? इस तरीके से, वर्टिकली अपवर्ड। इस केस के लिए वर्टिकली अपवर्ड है, बाकी हमेशा वर्टिकली अपवर्ड नहीं होगी। तो फिर कैसी होगी? तो आप ऐसे याद रखो इसको, ये होगी बेटा जो सरफेस है आपकी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जिस भी प्लेन पर रखा हुआ है, जिस भी सरफेस पर रखा हुआ है, उसके क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आगे समझ में नहीं आया? यानी कि उस सतह के लंबवत, उस सतह के क्या होगा बेटा? लंबवत होगा। तो हम लोग इसके डायरेक्शन क्या लिखेंगे? n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन यानी प्लेन के या सतह के लंबवत। आगे समझ में? अगर आपका ये प्लेन या सरफेस हॉरिजेंटल था तो ये वर्टिकली अप्लाई होगा। अगर इस तरीके से इंक्लाइंड है और इस पर आपने ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, तो अब आपके पास ये सरफेस, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी इस तरीके से।
तो ये हमेशा वर्टिकली अपवर्ड नहीं कह सकते जैसे यहाँ पे था, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये जो प्लेन है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, 90 डिग्री का। आगे समझ में? अगर ये इस तरीके से होता और यहाँ पर ये ब्लॉक रखा रहता इस तरीके से, तो फिर ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर एक्ट होता या इधर अप्लाई होता नॉर्मल फोर्स। समझ में आ गया क्या? इस कंडीशन में ग्रेविटेशन देखूंगा तो आपको पता ही है ग्रेविटेशन का डायरेक्शन अलग से याद रखो, वर्टिकली, तो वर्टिकली डाउनवर्ड, इस पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से, ये हमेशा वर्टिकली क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? याद कर लेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स ये होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। थर्ड हम लोग अगर बात करें, ये आता है आपका टेंशन। ये क्या आता है बेटा, टेंशन इन स्ट्रिंग। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है कि सपोज दैट ये स्ट्रिंग है और इससे हमने लटका रखा है किसी m द्रव्यमान के कण को इस तरीके से, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो वो होगा बेटा जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो उस पॉइंट पर टुवर्ड्स द स्ट्रिंग या आउटवर्ड। इस पॉइंट से कहाँ पर होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। आगे समझ में या नहीं आया? हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपके पास ब्लॉक है और यहाँ पर इस तरीके से आपके पास में क्या है, स्ट्रिंग है, तो आप इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं टेंशन का डायरेक्शन, तो ऐसे होगा। आगे समझ में? अगर इस तरीके से ब्लॉक आपको दे रखा है और इस तरीके से स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो कहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ। आगे समझ में? तो ये स्ट्रिंग का आपके पास डायरेक्शन हो जाएगा। और फोर्थ है आपका फ्रिक्शन का। फोर्थ कौन सा होता है, फ्रिक्शन फोर्स का। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन हम लोग कहाँ पर लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स जहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग किसका डायरेक्शन लेंगे, फ्रिक्शन का। बाकी मेनली अभी आप 3 को हम लोग पढ़ते हैं, अभी फ्रिक्शन अभी हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, फ्रिक्शन पढ़ने के बाद में हम लोग फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। आगे समझा? अभी मैंने फ्रिक्शन पढ़ाया नहीं आपको इसलिए। तो अभी अपन कितना पढ़ लेते हैं, 3। ग्रेविटेशन वाला हो गया, नॉर्मल वाला हो गया और टेंशन वाला हो गया। तो तीनों की डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाएगी, कौन कहाँ पर अप्लाई होगा। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं इनका एफबीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहला एग्जांपल लिया। सपोज कि आपके पास एक सरफेस है और इस हॉरिजेंटल प्लेन या सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, और ब्लॉक का मास क्या है बेटा, m। हमसे कहा जाए कि m मास के इस ब्लॉक का आप और एफबीडी बनाइए, यानी ऐसा डायग्राम आपको बनाना है कि इस ब्लॉक पर एक्टिंग फोर्सेस को आपको रिप्रेजेंट करना है, इस ब्लॉक पर लगने वाले सभी बलों को आपको प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे पहला फोर्स ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हमेशा कहाँ पर अप्लाई होगा बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। कितना अप्लाई होगा, mg। आ गया समझ में? फिर जिस भी सरफेस पर, जिस भी प्लेन पर ये रखा हुआ है वो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगी, और नॉर्मल फोर्स कहाँ पर अप्लाई होगा, इस तरीके से अप्लाई होगा, और वो उसको हमने किससे डिनोट कर लिया, n से। आ गया समझ में या नहीं आया? तो इसके ऊपर कितने फोर्सेस अप्लाई हो गए बेटा, 2। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये ब्लॉक वर्टिकली या डाउनवर्ड कहीं पर भी मूव नहीं कर रहा है, किसी भी ट्रांजिशनल मोशन में नहीं है, किसी भी रेखीय गति में नहीं है, कहीं भी गति नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि इसके ऊपर बेटा नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स कितना है, 0। और बॉडी पर अभी कितने फोर्सेस अप्लाई हो रखे हैं बेटा, 2। इसको F1 मान लो और इसको क्या मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, F2। अगर किसी बॉडी पर 2 फोर्सेस अप्लाई होते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार आपको याद होगा कि वहां पर हम लोग F नेट कैसे निकालते हैं बेटा, F1 माइनस F2 करके। नहीं है क्या याद? याद करो, वहां पर अगर हम लोग F नेट निकालते थे तो मैंने F की फॉर्म में आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है,
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वहाँ हम लोग वेक्टर्स के लिए पढ़ते थे ए और बी के लिए, लेकिन फोर्सेस के लिए मैंने ऐसे भी लिखवा रखा है। आगे समझ में, फोर्स भी तो वेक्टर ही है। तो अगर थीटा इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री पुट कर लोगे, यानी कि अगर इस एक बॉडी पर F1 और F2 दोनों कहाँ पर हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो आप जानते हैं कि थीटा 180 पुट करने के बाद में cos 180 कितना आता है, -1। तो यहाँ पर -1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट कटेगा, क्या बचेगा, a माइनस बी या F1 माइनस F2। तो F1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, mg। F1 का काम सपोजिट किसने कर लिया, क्योंकि भाई ये भी तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही है, तो रिजल्टेंट के लिए ही फॉर्मूला लगेगा। माइनस F2 का काम कौन कर रहा है, n। लेकिन अगर ये ब्लॉक की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो एनएलएम फर्स्ट क्या कहता था कि अगर किसी ब्लॉक रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगा, कब, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो उल्टा सीख लो कि अगर ये रेस्ट पे है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, इट मीन्स, या इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं है, इट मीन्स इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, या नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना है इसका, 0 है। तो एफ नेट की वैल्यू क्या पुट कर लोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा mg माइनस का n। तो mg बराबर क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू mg की वैल्यू के क्या है, बराबर है, इक्वल है। आगे समझ में, तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अगर इस ब्लॉक का मोशन में करा देता हूँ, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर इधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है F न्यूटन का, F न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फिर बताइए कि इसका एफबीडी क्या होगा या इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। इस तरीके से फ्रिक्शन अभी हमें इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि मैंने फ्रिक्शन आपको पढ़ाया नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एफबीडी पढ़ाएंगे, इसका बनाएंगे, तो ये m मास का पार्टिकल हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। अब आप सीख गए तो उन कॉन्सेप्ट को लगाना सीखो। देखो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, पता लग गया ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ पर अप्लाई होता है, तो उसको लगाना सीखा करो कि ग्रेविटेशन डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो कोई कहने नहीं आएगा, डायरेक्ट टाइम मास देखा, वर्टिकली डाउनवर्ड आपके पास में ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा। इस सरफेस की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा बेटा, नॉर्मल फोर्स आएगा, वो कितना हो गया, n आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी है। फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है इस तरीके से। तो ये पार्टिकल, ये ब्लॉक मूव कहाँ पर करेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। कितने फोर्स से करेगा, F से। वर्टिकली इसका कोई मोशन हो रहा है क्या, वर्टिकली इसका मोशन नहीं हो रहा है, इट मीन्स है कि n की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है। वर्टिकली नेट फोर्स कितना आएगा, या मैं कहूँ Fy, वर्टिकली वाई एक्सिस के अलाउंग नेट फोर्स कितना आएगा, 0। लेकिन एक्स एक्सिस के अलाउंग अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँगा तो वो किसके बराबर आएगा बेटा, F के बराबर आएगा। कोई दिक्कत है, दुनिया का कोई भी फोर्स किसके बराबर बताया था हमने, माँ के बराबर। दुनिया का कोई भी फोर्स NLM सेकंड के बराबर किसके बराबर होता है, माँ, m इंटू ए। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास, और इसका एक्सेलरेशन कितना एज्यूम कर लिया हमने, तो इक्वल टू में क्या आएगा बेटा, f। हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो इक्वल टू f अपॉन में क्या आएगा, m। बोलो कोई परेशानी है क्या, या फिर डायरेक्ट कर लो, नेट फोर्स अपॉन में मास, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। आगे समझ में, तो इस टाइप का बहुत इजी टाइप का ये हम लोग एफबीडी से स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए। चलें आगे, हटाएं इसको। यहाँ हम लोग अगर आगे चलें एफबीडी के अंदर, तो हमने क्या किया कि इस तरीके से, और जो ब्लॉक है इस पर हमने इस तरीके से एक फोर्स अप्लाई कर दिया F, ठीक है, F फोर्स अप्लाई करिए। अब इसका एफबीडी बनाओ, किस तरीके से बनेगा, और ये फोर्स हमने अप्लाई किया है हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर, तो क्या एफबीडी बनेगा इसका, सर वही 2-4 बात चीज़ें तो सेम एज इट इज ही रहेंगी, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कि आपके पास में अभिलंब प्रतिक्रिया बल। आगे समझ में, आपको पता है कि यहाँ पर ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस कॉर्नर पर मान लिया चलो हमने F,
जो हॉरिजेंटल के साथ में कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है बेटा, थीटा। कोई दिक्कत? एफ फोर्स का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एफ का थीटा जिसके साथ बना हुआ, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है बेटा, कॉस थीटा कंपोनेंट होता है। और जिसके साथ थीटा नहीं बनता और एक कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, इस वाले के लंबवत, दूसरे परपेंडिकुलर इधर की डायरेक्शन में, ये फोर्स क्या आएगा आपके पास में, एफ साइन थीटा। आगे समझ में नहीं आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर मैं कह देता कि ये ब्लॉक इस तरीके से इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, इधर जा रहा है, इसका मतलब वर्टिकली फोर्स इज 0। वर्टिकली नेट फोर्स क्या आएगा, तो वर्टिकली नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस के क्या हो जाएंगे, आ जाएगा समझ में। तो बेटा n प्लस एफ साइन थीटा बराबर होगा किसके, तो आप वर्टिकली अगर एक इक्वेशन बनाना चाहोगे तो ये बन सकती है n प्लस एफ साइन थीटा, ये बराबर होगा बेटा किसके, mg के। आगे समझ में, क्योंकि वर्टिकली आपके पास में और नेट फोर्स कितना होता है, 0। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे कहीं मूव ही नहीं कर रहा। आगे समझ में, अगर मैं मानता हूं कि हॉरिजेंटली ट्रेवल कर रहा है इस तरीके से ए एक्सेलरेशन से, तो हॉरिजेंटल नेट फोर्स कितना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन या एक्स एक्सिस के अलाउंग नेट फोर्स जो आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, एफ कॉस थीटा के बराबर आएगा। इसका मतलब इस ब्लॉक को इधर ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, एफ कॉस थीटा। आगे समझ में, दुनिया का कोई भी फोर्स किसके बराबर होता है, माँ के बराबर होता है, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा अपॉन एम। बोलो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया तो कर लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूँ, ये एम मास, अब मैंने फोर्स इस तरीके से अप्लाई कर दिया, इस तरीके से अप्लाई कर दिया, और ये है आपके पास में एंगल कितना, थीटा, और ये ट्रेवल कर रहा है बेटा इधर। बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एफ के फॉर्म में, जैसे ये निकाला है वैसे कर लेंगे क्या, करके आंसर मुझे बताना। ठीक है, इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है, हॉरिजेंटल ड्रॉ करना, वर्टिकली ड्रॉ करना, ये एंगल थीटा, ये वाला भी थीटा, इधर कंपोनेंट कॉस, इधर कंपोनेंट साइन। कर लोगे क्या? तो इसको करना और फिर बताइएगा। हटाएं इसको, क्वेश्चन को हटा दे बेटा। नेक्स्ट फॉर्म हम लोग चलते हैं इसके बाद में कि यहाँ सपोज दैट हमारे पास में एक ब्लॉक है, इसका मास है बेटा छोटा m, और इसके पास एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है बड़ा M, और दोनों ब्लॉक जो है वो किस में बेटा, कांटेक्ट में है। और बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई कर रखा है, कितने न्यूटन का बेटा, F न्यूटन का। ठीक है, और ये पूरा सिस्टम आपका ट्रेवल कर रहा है कितने, ए एक्सेलरेशन से। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा, और एफबीडी बनाओ हर एक का। तो अगर मैं बनाऊं पहले कैपिटल एम का, देखो ध्यान से, ये बेटा कैपिटल एम हो गया। कैपिटल एम के ऊपर एक फोर्स तो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, एफ। एक आपको पता है कि ग्रेविटेशन वाला फोर्स अप्लाई होगा, mg। सरफेस पर रखे हुए हैं तो ये सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, कितना, n। कोई समस्या? लेकिन m और कैपिटल M, छोटा m और कैपिटल M दोनों ब्लॉक एक दूसरे से कांटेक्ट में, एक दूसरे से कांटेक्ट में, तो इनके बिटवीन भी क्या आएगा बेटा, रिएक्शन फोर्स आएगा। ठीक है, तो उसको मैंने डिनोट कर लिया कि इस कंडीशन में इसके ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे n1, कितना अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, n1। कोई समस्या? तो ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे n1 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? तो ये अगर एक्सेलरेशन आप निकालेंगे इस तरीके से तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? वर्टिकली आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन।
क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे सेम एज इट इज स्मॉल m ब्लॉक का अगर आप एफबीडी बनाओगे, स्मॉल m मास का एफबीडी क्या बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन रहेगा बेटा, mg, अपवर्ड कौन रहेगा, उसको अलग n मान लो, नॉर्मल है। इधर की डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, अगर यहाँ पर ये n1 था तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये n1 रहेगा। इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इस तरीके से। आगे समझ में नहीं आया, हो जाएगा क्या, ये इसका एफबीडी है। यहाँ से नेट फोर्स इसका किसके बराबर है बेटा, n1 के, यानी कि एम ए बराबर क्या हो जाएगा, n1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, n1 अपॉन, या n1 ही ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एफबीडी बनाओगे तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, बोला लेके जाने वाला फोर्स कौन सा है, रोकने वाला फोर्स कौन सा है बेटा, n1। यहाँ पर एफ नेट किसके बराबर होगा, बोला कैपिटल M है क्या, एफ एज इट इज माइनस n1 की वैल्यू अगर यहाँ से पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का m है। तो यहाँ से अगर आप कैपिटल M स्मॉल a प्लस स्मॉल m a बराबर क्या आएगा, एफ, a कॉमन ले लोगे, कैपिटल M प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल m, एफ, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ आया नहीं आया, हो जाएगा क्या। तो इस तरीके से आपके पास में एक्सेलरेशन आएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अगर हम लोग बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर करना चाहें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, बोला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना अप्लाई किया था बेटा हमने, केवल F, और टोटल मास कितना आएगा, मतलब कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसी के बराबर आ रहा नहीं आ रहा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका ध्यान रखना n1 इधर अप्लाई होगा, इस पर इधर अप्लाई होगा, कर लेंगे क्या। तो सेम एज इट इज आप घर पर एक बार प्रैक्टिस करना कि इस तरीके से कैपिटल M है, यहाँ पर स्मॉल m है। अब मैंने इस तरीके से पुश कर दिया इसको F फोर्स से, और ये इधर ट्रेवल कर रहा है बेटा एक्सेलरेशन a से। एफबीडी बना करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लोगे क्या, हो जाएगा क्या। याद रहे आपके पास में न्यूमेरिकल आता है 5 kg, 2 kg, 10 kg, 5 kg, इस तरीके से नोट करिए इसको।